बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये एक आपको आइसोलेटेड गैसियस एटम दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट, इसके वेरियस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस ने इसको लूजली हेल्ड किया होता है, तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाता है जो वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक सोडियम का एटम दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम निकालना चाहते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो एनर्जी आप इसको देंगे जिससे ये निकल जाए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेट्स सपोज कि ये बंसन बर्नर है, अगर हम इससे इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस अपने एटम के वैलेंस शेल को छोड़ के चला ही गया। अब जब चला तो वो एनर्जी जिससे ये अपने वैलेंस शेल को छोड़ के गया, अपने एटम को छोड़ के गया है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन की एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह होगी: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं तो हमें कुछ मजीद ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मजीद हमें ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये आपको सोडियम का एटम दिखाया गया है, अगर आपके पास ये सोडियम एटम है तो सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी है 496 किलो जॉल पर मोल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इसका यूनिट है किलो जॉल पर मोल, तो इसलिए आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट भी याद रखना है। इसके अलावा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। तो ये जो ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड है, डियर स्टूडेंट, ये इंक्रीज करती है। तो आप कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 520 से इंक्रीज होते होते 2080 किलो जॉल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, की जो रीज़न है वो रीज़न ये है, न्यूक्लियस में चूंकि एक एक प्रोटॉन का इजाफा होता जाता है जिसकी वजह से वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको निकालना ज़रूरी होता है, जिनको निकालने के लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को इसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है। तो इस तरह जो हम आगे चलते हैं, चूंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज करता है, और वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को जो कि लूजली बॉन्डेड होता है उसको स्ट्रांगली हेल्ड यानी मजबूती से पकड़ के रखता है। अगर हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन अलोंग द पीरियड ये है कि ये इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। इसी तरह अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है, तो इसमें चूंकि एक ज्यादा शेल का इजाफा होता जाता है न्यूक्लियस में, शेल में इजाफा होने की वजह से जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हटता जाता है। जब डिस्टेंस उसका न्यूक्लियस से ज्यादा होता जाता है, चूंकि एक एक ऊपर से नीचे है, तो हर जो एटम है उसके एक शेल में एक शेल का इजाफा होता जाता है। इसलिए जब न्यूक्लियस से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है तो इसको निकालना जो है वो इजी होता जाता है। लिहाजा थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप डिक्रीजेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।